हेलो, वेलकम टू एवरीवन इन सीनियर साइंस। तो आज इंट्रोडक्शन टू जीन एंड जीनोम इस टॉपिक पर हमारा तीसरा जो वीडियो है ये रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ मैं। तो इस टॉपिक पर हम पहले भी 2 वीडियो कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू क्रोमोसोम के अंदर जो जीन प्रेजेंट थे उसकी इंट्रोडक्शन की थी, एंड देन एक छोटी सी थ्योरी हमने उसके अंदर डिस्कस की थी जिसका नाम था मॉर्गन थ्योरी। तो इस वीडियो में हम उस छोटी सी थ्योरी का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे और इस वीडियो को हम स्टार्ट कर देंगे। देन तो सबसे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी, वीडियो नंबर 1, हमने उसके अंदर डिस्कस किया था अबाउट where is gene present in a cell, कि एक सेल के अंदर जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर हमने छोटा सा देखा था कि एक सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जिस तरीके से एक घर है, घर के अंदर एक कमरा है, कमरे में क्या लगी हुई है, ईंट, ठीक है। कमरे में क्या लगी हुई है, ईंट। इसी तरीके से पूरी बॉडी के अंदर क्या है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट थे, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर हमारी क्या चीज, जीन्स प्रेजेंट थे। तो जीन्स को लेकर कुछ एक थ्योरी हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से जीन इंट्रोड्यूस होता आया, ठीक है। वो छोटी छोटी थ्योरी है, अगर आप उनको देखना चाहो तो हमारी वीडियो नंबर 2 उसको आप देख सकते हो। टाइप करना है 02 इंट्रोडक्शन जीन एंड जीनोम सीनियर साइंस, ठीक है। आपको वो वीडियो मिल जाएगी। मैं ये जरूर चाहूँगा कि आप वीडियो नंबर 3 को देखने से पहले 2 को ज़रूर देखें, ताकि आपका मॉर्गन थ्योरी के बारे में जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। मॉर्गन थ्योरी ऑफ जीन 1926 के अंदर आई थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो जीन है वो क्या है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। जीन क्या हो जाएगा, एक स्मॉलर सब यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन की छोटी सी सब यूनिट थी। एंड ये कहां पे, एक पोजीशन, कौन सी पोजीशन, एक इनकी फिक्स पोजीशन थी जिस पर ये क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती थी। क्रोमोसोम के ऊपर कुछ प्लेसेस के ऊपर ये प्रेजेंट थी, इनकी एक पोजीशन थी जहां पे ये प्रेजेंट होती थी, ठीक है। अब ये किससे कंसिस्ट होके बनी थी, ये सेगमेंट था, इनका जो फिक्स्ड सेगमेंट था क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती थी। जैसे एक क्रोमोसोम है, मैं यहां पे बना लेता हूं, ठीक है। इसके ऊपर मान लो यहां पे, ठीक है, यहां अलग अलग प्लेसेस के ऊपर क्या चीज, ये जीन्स प्रेजेंट थे। सो क्रोमोसोम के ऊपर वो प्लेसेस हमें मिल गए हैं जहां पर क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट थे। अब ये जीन कुछ फैक्टर को कंसिस्ट करके रखते थे। उन फैक्टर का क्या नाम दिया था उस टाइम पे, एलील्स। क्या नाम दे दिया था, एलील्स। उस टाइम पे उन फैक्टर का क्या नाम दिया गया, एलील्स। तो यहां पे जो फैक्टर प्रेजेंट है उसको क्या नाम दिया, एलील्स मे बी डिफाइंड एज द वन ऑफ द मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर सेगमेंट। तो एलील क्या है, एक पार्टिकुलर सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। मान लो ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है, तो ये है तो एक जीन जो एक पार्टिकुलर सेगमेंट में प्रेजेंट है, और इसका क्या नाम दे दिया है हमने, एलील नाम दे दिया है, ठीक है। तो जीन क्या है, किससे मिलकर बना है, मान लो एलील से मिलकर बना है, एक फैक्टर से मिलकर बना है, तो वो क्या हो गया, एक जीन हो गया हमारा। सो ये न्यू एलील्स को भी फॉर्म कर सकते हैं। अब एलील्स यहां पे
प्रेजेंट है तो ये क्या कर सकते हैं, न्यू एलील्स को भी फॉर्म कर सकते हैं। अब न्यू एलील्स फॉर्म कब होगी, जब जीन के अंदर क्या होगी, म्यूटेशन। व्हेन म्यूटेशन अकर देन न्यू एलील्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो म्यूटेशन के कारण क्या होगा, जीन के अंदर न्यू एलील्स फॉर्म होगी। जीन का जो लेटेस्ट कंसेप्ट आया उसके अकॉर्डिंग जीन की कुछ एक फॉर्म है, तो यहां पे उन फॉर्म को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जीन की फॉर्म को। तो सबसे पहले सिस्ट्रॉन, ठीक है, 3 फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग जीन की। लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है जीन का, सिस्ट्रॉन, म्यूटोन, ठीक है, और एक हो जाएगा रिकॉन। नाम से पता लग रहा है म्यूटेशन में हेल्प करेगा, रिकॉम्बिनेशन में सिस्ट्रॉन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा जीन का। तो सबसे पहले हम सिस्ट्रॉन को डिफाइन करेंगे। सो वेलकम, स्टार्ट करते हैं अब हमारी वीडियो। आज की वीडियो नंबर 3, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जीन अकॉर्डिंग टू विच जीन कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग फॉर्म। कौन कौन सी फॉर्म है जिसमें जीन को क्लासीफाई किया गया है, 3 फॉर्म होगी जीन की। ठीक है, तो वेलकम टू इन सीनियर साइंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कंसेप्ट ऑफ जीन, जीन कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 3 फॉर्म। कौन कौन सी 3 फॉर्म हो जाएगी, सबसे फर्स्ट हम करेंगे म्यूटोन, सेकंड रिकॉन एंड थर्ड वन सिस्ट्रॉन। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, म्यूटोन विच हेल्प इन म्यूटेशन ऑफ जीन, जीन की म्यूटेशन के अंदर हेल्प करेगी। ठीक है, हमने सेल डिवीजन पढ़ा है in class +2 when we read about cell division। ठीक है, म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, रियल में म्यूटेशन क्या होता है, जीन का चेंज होना। ठीक है, धीरे धीरे जीन के अंदर जो चेंजेस आएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, म्यूटेशन बोल रहे हैं। बट वी कॉल दैट इट इज अ सडन चेंज। ठीक है, ये एक सडन चेंज नहीं है, धीरे धीरे करके आफ्टर अ लॉन्ग जनरेशन जो एक चेंज, न्यू चेंज हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। चेंज इन डीएनए के अंदर जो चेंज आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, म्यूटेशन। ठीक है, तो हमने जब सेल डिवीजन के अंदर पढ़ा, एक स्टेज आती है मियोसिस 2, ठीक है, जिसके अंदर हम रीड करते हैं जाइगोटीन स्टेज को हम रीड करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड्स, सबसे पहले तो आपको जीन जो क्रोमोसोम का डायग्राम है वो क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर वाली जो सेगमेंट मैं बना रहा हूं इनको भी हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोल सकते हैं। ठीक है, और इनको भी हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोल सकते हैं। आपस में इन दोनों को ही बोलेंगे। इसको क्या बोल रहा हूं मैं, सिस्टर क्रोमेटिड, इसको भी सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, सेकंड जो क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है, दिस वन सिस्टर क्रोमेटिड, बट इन दोनों को हम क्या बोल देंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक लॉन्ग क्रोमोसोम का पार्ट जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, जीन के कुछ सेगमेंट लगे हुए हैं। ठीक है, पार्टिकुलर जीन के कुछ सेगमेंट लगे हुए हैं जिनको हम क्या बोल रहे थे, एलील्स बोल रहे थे। उनके अंदर कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है, ड्यू टू विच वी कॉल दैट म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन क्यों हो रही है, म्यूटोन के कारण हो रही है। जीन के अंदर क्या होता है, एक सेगमेंट ऐसा होता है म्यूटोन, जिसके कारण जीन में क्या होती है,
एक्सचेंज होती है या चेंजेस होती है उसके अंदर। म्यूटोन एक सेगमेंट हो गया या एक जीन हो गया, छोटा जीन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, छोटा जीन, छोटा भीम नहीं, छोटा जीन, ठीक है। इसमें क्या होगा, म्यूटोन सेगमेंट, इसकी डिस्कवरी के बारे में, इसकी डिस्कवरी एस बेंजर, इसका पूरा नाम हो जाएगा सिमोयर बेंजर, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी 1955 में। कब की थी? 1955 में। दे वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट ऑफ, ये अपना एक प्रोजेक्ट रेडी कर रहे थे, एक प्रोजेक्ट बना रहे थे टी फॉर बैक्टीरियोपेज पे। उस दौरान जीन के इस पार्ट की या छोटा जीन जिसको हम बोल रहे हैं उसकी डिस्कवरी हुई थी। सो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रिकॉन। रिकॉन इज स्मॉलेस्ट, और हम क्या बोल सकते हैं इसको, स्मॉल यूनिट ऑफ डीएनए विच कैपेबल इन रिकम्बिनेशन, ठीक है, रिकम्बाइन करने में हेल्प करेगी। रिकम्बाइन करने के अंदर हेल्प करती है। जो डीएनए है उसके ऊपर छोटा सा कोई सेगमेंट मान लो, यहां पे मैं बना रहा हूं डीएनए, इसका इतना सेगमेंट मान लो, ये रिकम्बाइन करने के अंदर हेल्प कर रहा है, तो इसको हम बोल देंगे यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन। तो डीएनए का वो छोटा सा स्मॉल पार्ट जो रिकम्बिनेशन के अंदर हेल्प करता है या कैपेबल होता है रिकम्बिनेशन के अंदर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉन बोल रहे हैं, दैट पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। ये भी एक जीन है जो रिकम्बिनेशन के अंदर हेल्प करता है। थर्ड वन, सिस्ट्रोन, इट इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ DNA. This part also have genetic codes. इस पार्ट के पास क्या होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं। डीएनए के इस पार्ट के पास क्या होंगे, जेनेटिक कोड्स होंगे। तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जीन है वो क्या बताता है कि डीएनए के कौन कौन से पार्ट, म्यूटोन, रिकॉन और सिस्ट्रोन। मैं यहाँ पे डीएनए के पार्ट बोल रहा हूँ, ना कि जीन के पार्ट, ठीक है। ये जीन के टाइप भी बोल सकते हो आप इनको। सो म्यूटोन, रिकॉन एंड सिस्ट्रोन। म्यूटोन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो म्यूटेशन होती है जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ जीन्स करती है, देन उस प्रोसेस को या उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। रिकॉन ये रिकॉम्बिनेशन के अंदर हेल्प करेगा या कैपेबल होता है डीएनए का एक पार्ट जो रिकॉम्बिनेशन कर सकता है। थर्ड वन, सिस्ट्रोन, इट इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक फंक्शनल पार्ट होगा विच कैरी ऑल कोड्स, जेनेटिक जो जितने भी कोड्स होंगे उनको कैरी करके रखता है। तो इसके बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, हमने पढ़ा है अब तक प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, एक बैक्टीरियल सेल, ठीक है, और एक एनिमल सेल मान लो। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी हो जाएगी, बैक्टीरियल सेल, और यूकैरियोटिक एनिमल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम देखें तो एक जीन होता है इक्वल टू सिस्ट्रोन। जीन किसके इक्वल होगा, सिस्ट्रोन के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, एक जीन किसके इक्वल होगा, सिस्ट्रोन के इक्वल होगा, क्योंकि सिस्ट्रोन के अंदर क्या होते हैं, इसके जेनेटिक कोड होते हैं, वैसे ही जीन के अंदर भी जेनेटिक कोड होते हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें, जो सिस्ट्रोन है वो एक्सोन के इक्वल होगा, ठीक है।
सिस्ट्रोन है वो किसके इक्वल होगा, एक्सोन के इक्वल होगा। यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें भी अलग अलग टाइप आ जाएंगे, जैसे मोनोसिस्ट्रोन, मोनोसिस्ट्रोनिक, या फिर इसमें बोल देते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक, जिसके अंदर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ई कोलाई का। तो इसमें तो एनिमल सेल है ही एग्जाम्पल, इसमें हम ले लेते हैं ई कोलाई का एग्जाम्पल। सो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। ये इंफॉर्मेशन इसलिए थी क्योंकि आगे हम किसको रीड करने वाले हैं, रिकैप, आगे हम किसको रीड करने वाले हैं, जीनोम को रीड करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें इस इंफॉर्मेशन को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जीन और सिस्ट्रोन, जीन एंड सिस्ट्रोन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक जीनोम बनाते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक जीनोम बनाते हैं। ठीक है, जीनोम किससे मिलकर बना होता है, जीन एंड सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये अलग से एक जीन है। ठीक है, इसको जीन का पार्ट नहीं बोलना, ये क्या है, अलग से एक जीन है। डीएनए का सेगमेंट बोल सकते हैं हम इसको, सिस्ट्रोन को क्या बोल सकते हैं, डीएनए का सेगमेंट बोल सकते हैं। एंड जीन इज ऑल्सो अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जीन एंड सिस्ट्रोन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक जीनोम का निर्माण करते हैं, जीनोम बनाते हैं। और इसीलिए दोनों किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, दोनों के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और किसका निर्माण करते हैं, जीनोम का निर्माण करते हैं। तो ये जीनोम के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद हम बढ़ते हैं जीन के ऊपर जो थ्योरीज थी, जीन थ्योरीज की तरफ। मॉर्गन की थ्योरी को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम फर्स्ट जीन एंसेस्टर की बात करें तो उस टाइम पे जब चर्चा चली थी, नाम आया था एक साइंटिस्ट का जो अपनी धुन में सवार थे, उस टाइम पे लगे हुए थे 1865 में लगे हुए थे प्लांट के अंदर जीन को देखने में कि जीन किस तरीके से प्लांट के अंदर क्या क्या चेंज लेके आता है। तो वो अपनी ही धुन में लगे हुए थे। तो उनका एक पेपर आता था उस टाइम पे, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपने अब उस साइंटिस्ट का अंदाजा लगा लिया तो यू आर राइट। ठीक है, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से बुक को पढ़ते हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन 1865 में वो लगे हुए थे लगातार प्लांट के अंदर। तो जीन्स का फर्स्ट एंसेस्टर वहां से निकला है। ठीक है, जीन का फर्स्ट एंसेस्टर मतलब धीरे 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 कैसे करके जीन का नाम जीन पड़ा है। आज तो हम डायरेक्टली उसको जीन बोल रहे हैं, उस टाइम पे उसको जीन नहीं बोला गया था। मैं बहुत पीछे की बात कर रहा हूँ, 1865। आज तो हमें पता है जीन डीएनए के अंदर ये प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड होता है। ठीक है, बट 1865 की बात कर रहा हूँ जिस टाइम पे जीन के ऊपर बहुत सारी डिस्कवरीज चल रही थी। उस टाइम पे एक साइंटिस्ट लगे हुए थे जिनकी थ्योरी पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई। ठीक है, और बाद में जाके एक्सेप्ट की गई। सो एक्सपेरिमेंट था इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जो उनकी एक पत्रिका या एक पेपर बोल सकते हैं। उस टाइम पे उसके अंदर जीन की डायरेक्ट बात की गई। मेंडल, इस साइंटिस्ट को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 10th क्लास से देखते आ रहे हैं इसको हम। ठीक है, वहां भी हमने साइंस में पढ़ा था। देन
+2 में, +1 में, इसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं अच्छे तरीके से कि इन्होंने एक प्लांट लिया था पी प्लांट, उसके करैक्टर्स नोट किए थे, ठीक है, कि करैक्टर्स को मिला दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ रिसेसिव करैक्टर, ये किन्होंने दिए थे? जे.जी. मेंडल। इन साइंटिस्ट ने कुछ लॉ भी दिए थे जे.जी. मेंडल ने। तो इनके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जीन जो फर्स्ट एंसेस्टर थे वो किनको माना गया है? मेंडल को ही माना गया है। हालांकि इन्होंने जीन को डायरेक्टली जीन नहीं बोला था, उस टाइम पे जीन को डायरेक्टली जीन नहीं बोला था। अच्छा, जीन के लिए कुछ अलग वर्ड यूज किए जा रहे थे उस टाइम पे, जैसे फैक्टर, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो डायरेक्टली वर्ड नहीं बोले जा रहे थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इनका लॉ भी था एक, जिसकी हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उस टाइम पे जीन के बारे में मेंडल ने एक बात बता दी थी कि करैक्टर्स एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते, करैक्टर्स डू नॉट ब्लेंड विद ईच अदर, ठीक है, करैक्टर्स डू नॉट ब्लेंड विद ईच अदर। अच्छा, इसको थोड़ा सा फील के साथ करेंगे। करैक्टर्स एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, ठीक है। अभी अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं, तो हमने देखा होगा जैसे हमारे बाल हैं, ठीक है, कुछ पीपल के स्ट्रेट बाल होते हैं और कुछ पीपल के घुंघरालू बाल होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट और घुंघरालू बाल होते हैं। तो दोनों को अगर करैक्टर मिला दें तो क्या स्ट्रेट और घुंघरालू मिलके थोड़े थोड़े घुंघरालू हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ही करैक्टर उभर के सामने आता है, या तो हेयर कैसे रहेंगे? स्ट्रेट रहेंगे, या फिर कैसे रहेंगे? थोड़े से घुंघरालू, करली हेयर जिनको हम बोलते हैं, या तो स्ट्रेट या फिर करली हेयर रहेंगे। ऐसा ही आईज के अंदर, आईज का कॉन्सेप्ट होगा, आईज का कलर अगर ब्राउन है या ब्लू है, ठीक है, मान लो डैड, ठीक है, मोम, ठीक है, डैड की आईज का कलर ब्राउन है और मोम की आईज का कलर कैसा है? ब्लू है। तो इन दोनों के करैक्टर को मिलेंगे, हमें पता है ये करैक्टर क्या होंगे? एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, बट इनका जो रिजल्ट आएगा वो मिक्स नहीं होगा। करैक्टर डू नॉट ब्लेंड विद ईच अदर, बट वो क्या अपने अपने को एक्सप्रेस करेंगे। हर एक करैक्टर अपने को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। जो करैक्टर अपने को एक्सप्रेस कर जाएगा उसके ही अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? आईज का कलर या तो ब्राउन हो जाएगा, किसका? डॉटर या फिर सन बोल सकते हैं, डॉटर या फिर सन। जो इनका डॉटर होगा या सन होगा उसकी आईज का कलर या तो ब्राउन हो जाएगा या फिर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, क्योंकि करैक्टर ब्लेंड नहीं करते। एक करैक्टर उनमें से अपने आप को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जो किसके बेस पे बोला गया? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बेस पे बोला गया, क्योंकि करैक्टर एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं करते। तो उन्होंने ऐसा ही केस पी प्लांट के अंदर देखा था। उस टाइम पे उन्होंने जीन को, आज तो हम जीन को जीन बोल रहे हैं, उस टाइम पे उन्होंने जीन को क्या बोल दिया था? एलिमेंट या फिर फैक्टर। ये दो टर्म यूज हुई थी जीन के लिए, एलिमेंट या फिर फैक्टर। 1865 की बात कर रहे हैं हम। उस टाइम पे जीन को क्या बोल दिया गया था? एलिमेंट बोल दिया गया था या फिर फैक्टर बोला जाता था। और
प्लांट के अंदर जो चीज वो ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे पी प्लांट है, उसके अंदर वो ऑब्जर्व कर रहे थे जैसे कलर या फिर हाइट, इन सब को मिलाकर उन्होंने क्या बोल दिया, कैरेक्टर्स। अब होता तो ये भी जीन के कारण ही है, हाइट किसी की बड़ी रह जाती है, किसी की छोटी, ठीक है, ड्वार्फिज्म, ठीक है, या टॉल। तो जीन को उस टाइम पे एलिमेंट या फैक्टर, और पी प्लांट के जो हाइट वगैरह है या कलर वगैरह है, उनको क्या बोल दिया था उन्होंने, कैरेक्टर्स बोल दिया था। तो ये थी मेंडल की थ्योरी, जो क्या नहीं हो पाई, इसको बिल्कुल क्या कर दिया गया उस टाइम पे, रिजेक्ट कर दिया गया। उस टाइम पे क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। आपके मन में आ रही होगी, अगर रिजेक्ट ही कर दिया गया तो इसको पढ़ा क्यों रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है, इसको एक बार रिजेक्ट किया गया, देन इसको वापस एक्सेप्ट कर लिया गया। अब मेंडल के वर्क को एक बार तो इग्नोर कर दिया गया, देन अब क्या हुआ, 1900 में उसको फिर से दोबारा रीडिस्कवर किया गया। अब इस टाइम पे एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये काम किया, बेटसन। इसके बारे में हम वीडियो नंबर 2 में बात कर चुके हैं, ठीक है, बेटसन की डिस्कवरी। तो इन्होंने इस फील्ड को एक नाम दिया जेनेटिक्स, ठीक है। अब मेंडल ने जो पूरी जीन के ऊपर थ्योरी बना दी एक, कि जीन के जो प्लांट के करैक्टर थे उनको करैक्टर बोला, जो हाइट थी, ठीक है, या फिर कलर था उसको करैक्टर्स बोला, उनको यूनिट बोल दिया। ये अलग अलग चीजों को टोटल मिलाकर बेटसन ने क्या किया, जेनेटिक्स बोल दिया, ठीक है। इस बंदे ने उस पूरी थ्योरी को सिर्फ एक सिंगल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, जेनेटिक्स नाम दे दिया, सिंगल सा छोटा सा नाम जेनेटिक्स रख दिया। और जो कोरस्पॉन्डिंग करैक्टर थे, यूनिट करैक्टर, जो भी करैक्टर थे, उनका यूज करने के लिए उन्होंने यूनिट करैक्टर नाम दिया। कोरस्पॉन्डिंग करैक्टर थे जो भी प्लांट के थे, या जिसको हम आज जीन बोल रहे हैं, उसका नाम उस टाइम पे बेटसन ने क्या रख दिया, यूनिट करैक्टर और एलिलोमॉर्फ। जिसकी हम बात करते हैं एलिलोमॉर्फिक करैक्टर, जिसको हम जीन ही बोल देते हैं आज, ठीक है। तो एलिलोमॉर्फ या यूनिट करैक्टर बोला गया उस टाइम पे। तो रीडिस्कवरी हुई उस टाइम पे, इस साइंटिस्ट ने एक काम किया, उस पूरी की पूरी थ्योरी को, उस पूरी की पूरी किताब को एक नाम दे दिया, जेनेटिक्स। पूरी की पूरी थ्योरी को क्या नाम दे दिया, जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के अंदर जो भी करैक्टर्स, जिन वर्ड को मेंडल बोल रहे थे यूनिट करैक्टर, या फिर मेंडल ने उस टाइम पे यूज किए थे कुछ एक वर्ड जैसे फैक्टर, तो उनको यूनिट करैक्टर और एलिलोमॉर्फ बोल दिया। किन्होंने बोला ऐसा, बेटसन ने बोला। जिस टर्म जीन की अगर हम आज बात करते हैं, जीन, आज हम इस जीन टर्म को बोल रहे हैं, तो ये जीन टर्म क्वाइन की थी फर्स्ट टाइम 1909 में। एक साइंटिस्ट थे जोहानसन, ठीक है, उन्होंने इस टर्म को क्या किया था, क्वाइन किया था। जीन को, जीन टर्म क्वाइन किया था। और फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट थे T.H. मॉर्गन। इनके बाद जोहानसन ने एक टर्म क्वाइन कर दी, जीन। कब की, 1909 में, ठीक है। T.H. मॉर्गन, इन्होंने क्या किया, फैक्टर, उस टाइम पे मेंडल ने करैक्टर्स को क्या छोटे छोटे जो जीन के पार्ट्स थे, जो जीन चेंज कर रहे थे, उनको क्या बोल दिया था, एलील्स को फैक्टर बोल दिया था। ये यूनिट करैक्टर बोला था किन्होंने, बेटसन ने। तो उन्होंने, T.H. मॉर्गन ने क्या किया, ठीक है, फैक्टर के प्लेस के ऊपर फैक्टर को क्या कर दिया, यहां से रिप्लेस कर दिया।
फैक्टर को क्या किया, रिप्लेस किया, इसकी जगह पे क्या चीज़ यूज़ कर दी, जीन, कि अब हमें फैक्टर बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब हम क्या बोलेंगे, इस यूनिट को जीन बोल देंगे। सिंपल सी है कि ये यूनिट क्या कहलाएगी, अब जीन कहलाएगी, अब हमें फैक्टर बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी एक पत्रिका आई थी, यह एक पेपर आया था, द थ्योरी ऑफ जीन। द थ्योरी ऑफ जीन में भी कब आया था ये, 1917 में इन्होंने इस पेपर के अंदर भी फैक्टर के प्लेस पे किस चीज़ का यूज़ किया था, जीन वर्ड का यूज़ किया था। तो थ्योरी हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेंडल से स्टार्ट हुई थी। मेंडल ने उस टाइम पे उनको फैक्टर बोला था। मेंडल के बाद आए बैटसन। बैटसन ने क्या किया, उनको 1900 में सबसे पहले मेंडल की जो थ्योरी थी 1865 में, जब उस थ्योरी के ऊपर जो वर्क कर रहे थे, इतने टाइम बेचारे ने वर्क किया, वो थ्योरी क्या हो गई, एक्सेप्ट नहीं हुई, इग्नोर हो गई। देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, 50 ईयर बोल सकते हो या फिर 40 ईयर बोल सकते हो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन 1900 इस थ्योरी की रीडिस्कवरी हुई। इस थ्योरी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया कि इन्होंने, बैटसन ने। ठीक है, अब बैटसन ने क्या किया, उनकी पूरी की पूरी जो थ्योरी थी उसको नाम दे दिया जेनेटिक्स, कि वो तो पूरी की पूरी जेनेटिक्स लिख के चले गए। जीन के ऊपर वर्क था तो उनको क्या बोल दिया, जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में उन्होंने कुछ एक वर्ड यूज किए, यूनिट कैरेक्टर और एलिलोमॉर्फ, और बाद में एक टर्म जीन क्वाइन की, किन्होंने, जोहानसन। 1909 के अंदर जोहानसन ने एक टर्म जीन को क्वाइन किया, और जीन टर्म को यूज किन्होंने किया, टीएच मॉर्गन ने फैक्टर के प्लेस के ऊपर यूज किया इन द थ्योरी ऑफ जीन पेपर के अंदर 1917 में। तो इस पूरी की पूरी थ्योरी के अंदर एक साइंटिस्ट हैं मॉर्गन, हम बात कर रहे हैं मॉर्गन की, इसकी थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं 1926 वाली, उसी मॉर्गन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉर्गन की थ्योरी जो है लार्ज कंट्रीब्यूशन, तो इस थ्योरी में मॉर्गन का जो कंट्रीब्यूशन है वो लार्ज माना जाता है। ठीक है, बट उस टाइम पर ये चीज नहीं पता थी, केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ जीन लाइक रेप्लिकेशन, डीएनए के जो केमिकल कैरेक्टर्स थे वो चीजें नहीं पता थी, रेप्लिकेशन, म्यूटेशन, तो इनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। देन एक थ्योरी और आई, वाटसन एंड क्रिक थ्योरी, डीएनए पर। अब दो साइंटिस्ट और आते हैं, वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक, ये कब आई, 1953 में। इन्होंने एक सिंपल सा काम किया, जो डीएनए था उसका एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड तक जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, उसकी पूरी की पूरी क्या कर दी, डिटेल छाप दी। ठीक है, उसको क्या कर दिया इन्होंने, एक्सप्लेन कर दिया। तो ये था वाटसन एंड क्रिक का काम इस थ्योरी के अंदर। तो अब आगे आसान हो गया, आगे का काम क्या हो गया, आसान हो गया। और इन्होंने भी उस टाइम पे 1953 में एक पेपर है, उसके अंदर छापा था ये चीज़ कि डीएनए कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसको पूरा का पूरा किसने एक्सप्लेन किया, वाटसन एंड क्रिक ने। तो ये थोड़ी सी 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है। अब आती है जीन की डेफिनेशन। इतनी थ्योरीज के बाद अब जीन की डेफिनेशन आती है, जो ट्रू वाली डेफिनेशन है वो यहाँ से आएगी, क्योंकि जीन का असली नाम पहले जीन नहीं था, अब हमें पता है जीन के बारे में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इसकी रियल डेफिनेशन उठाएंगे। सो वी कैन से दैट जीन इज defined as the
सेगमेंट ऑफ डीएनए, कि जीन डीएनए का क्या है, एक सेगमेंट है जिसके पास हैविंग पार्टिकुलर सीक्वेंस, जिसके पास क्या है, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस है। किसकी सीक्वेंस है? अमीनो एसिड की भी हो सकती है, जैसे डीएनए के पास पार्टिकुलर सीक्वेंस है। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जैसा कि एक किसके अंदर होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर होती है। जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कोडिंग देखने को मिलती है, जब वाटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल दिया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का, तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, इन चेन को देखा ना। चेन क्या थी? एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड तक। तो ये किससे बनी हुई थी? पूरी की पूरी न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई थी। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स इसको लगे हुए हैं बनाने में। सो इन्होंने इसका क्या नाम दे दिया? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया डीएनए का। सो जीन भी क्या हुआ? एक पार्ट हुआ इसका, या डिफाइन हुआ सेगमेंट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की पार्टिकुलर सीक्वेंस बोला गया, जो पॉलीपेप्टाइड चेन में भी होती है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन ही तो है ये डीएनए की। अगर सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिल गई तो क्या बना दिया? एक डीएनए। और उसी का ही एक पार्ट क्या है? जीन है, जो क्या एक पार्टिकुलर सीक्वेंस होती है जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की। सो जितनी जीन की एक्सप्रेशन होगी उसके पास क्या होगा? डेफिनेट लोकस होगा। और उतना ही डेफिनेट लोकस जो क्या बना हुआ है, केमिकल स्ट्रक्चर को हमने क्या कर लिया है? रीड कर लिया है। उतना ही ये केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा बल फॉर म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन के लिए भी क्या है? ये रेस्पॉन्सिबल है। डीएनए किसका बना हुआ है? पॉलीपेप्टाइड चेन का। तो डीएनए को हम और क्या बोल सकते हैं? सो डीएनए इंफॉर्मेशन, डीएनए को क्या बोलेंगे? सो डीएनए कंटेन द इंफॉर्मेशन। डीएनए के क्या पास क्या है? इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन बिल्डिंग। डीएनए कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन बिल्डिंग। प्रोटीन को बिल्ड करने की इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है। डीएनए कंटेन इंफॉर्मेशन। सो ये इंफॉर्मेशन कहां पर प्रेजेंट होती है? क्रोमोसोम में। सो ये इंफॉर्मेशन कहां पर प्रेजेंट होगी? क्रोमोसोम के अंदर। देखो मैं थोड़ी सी अभी बात को घुमा के बोलूंगा। पहले क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होती है। क्रोमोसोम कहां पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? कर्नल ऑफ सेल। मीन सेल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। जैसा कि हमने हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था, इसीलिए ही मैंने वो बातें बताई थी सारी आपको। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो बेसिक जरूर क्लियर कीजिए प्लीज। तो इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन्स बिल्डिंग किसके पास है? डीएनए के पास। डीएनए कौन है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। अब वो कहां पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस क्या करता है? पूरी की पूरी सेल को कंट्रोल करता है। तो यहां से हम बेसिकली सीधा ही बोल सकते हैं कि सेल को कंट्रोल कौन कर रहा है? सेल कंट्रोल्ड बाय डीएनए। जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है या सेल है, वो कंट्रोल्ड किससे हो रही है? डीएनए से हो रही है। तो उन सेल को कौन बना रहा है?
डीएनए बना रहा है, उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कौन बना रहा है? एक डीएनए बना रहा है। तो सेल पूरी तरीके से कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए ही कर रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि एक सेल के पास डीएनए की कितनी कॉपी होती है? सिंगल कॉपी होती है। सिंगल सेल हैव सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए, ठीक है। बट सम सेल्स हैव 2 कॉपीज। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ एक सेल के पास 2 कॉपीज ऑफ डीएनए होती है? क्योंकि ऐसा इसलिए होगा कि फर्स्ट कॉपी कहां से आएगी? डैड से, और सेकंड कॉपी कहां से आएगी? मॉम से, ठीक है। या सिंप्लीफाई हम बोल सकते हैं फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम मैन एंड सेकंड कैरेक्टर फ्रॉम फीमेल। एक मेल का कैरेक्टर होगा और एक फीमेल का कैरेक्टर होगा। तो ऐसी सेल के अंदर 2 कॉपीज होंगी, और कुछ एक सेल इनके अलावा अलग अलग कॉपी, ट्रिपलेट कॉपी बना सकती है। ऐसी सेल को हम क्या बोल देते हैं? एबनॉर्मल सेल। सो बॉडी के अंदर ऐसी सेल क्या कारण बनेगी बॉडी के अंदर, जिसको हम बोल देते हैं फॉल्टी रीजन। फॉल्ट पैदा कर देंगी बॉडी के अंदर, एबनॉर्मलिटीज पैदा कर देंगी बॉडी के अंदर। तो ये टोटल जो काम है कौन कंट्रोल करेगा? डीएनए ही कंट्रोल करता है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी डीएनए के बारे में। वीडियो में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? 1 जीन 1 एंजाइम के बारे में, हाइपोथेसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए वीडियो, और आप अपने नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अपने हाथ के बने हुए नोट्स से काम आएंगे, ठीक है। तो ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन है।